बच्चों, आज हम साहित्य में व्याकरण के विषय छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद के जो कुछ पृष्ठ मैंने आपको भेजे हैं उनको आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। अब आइए हम छंद के बारे में समझते हैं। बच्चों, छंद जो है वो क्या है? किसी भी पद्य को, पद्य से तात्पर्य जिसमें गेयता हो, ठीक है, जिसे हम गा सकते हैं, जो गीतनुमा हो, उनमें एक निश्चित जो वर्णों की व्यवस्था होती है, ठीक है, तुकांतता अथवा निश्चित एक वर्ण व्यवस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? छंद या वृत्त। छंदों में मुख्यतः संस्कृत के अंदर जो छंद हैं उनमें 4 भाग होते हैं या 4 पंक्तियाँ होती हैं, यूँ कह सकते हैं हम। इन चारों पंक्तियों को अथवा चारों पंक्तियों की जो एक एक पंक्ति है उनको क्या कहते हैं? चरण या पाद। हम यूँ कह सकते हैं कि एक छंद में 4 पाद होते हैं अथवा 4 चरण होते हैं। अब इसके आधार पर चरणों के आधार पर छंदों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, अर्थात 3 प्रकार के छंद हम कह सकते हैं। कौन कौन से छंद है वो? समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विषमवृत्त। नाम से ही हमको स्पष्ट हो रहा है। समवृत्त, समवृत्त वृत्त से मतलब छंद, यानी कि जिसमें सारी पंक्तियों में, चारों चरणों में वर्ण समान हो, ठीक है। जैसे प्रथम चरण में 8 वर्ण है तो द्वितीय में भी यही होंगे, तृतीय में भी यही होंगे, चतुर्थ में भी यही होंगे। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दूसरा जो है वह है अर्ध समवृत्त। अर्ध समवृत्त में क्या होता है कि आधा भाग अर्थात ऐसे कह सकते हैं हम कि या तो पहली और दूसरी पंक्ति इनमें समान वर्ण होते हैं, तीसरी और चौथी इनमें समान वर्ण होते हैं, अथवा पहली या तीसरी पंक्ति में समान वर्ण होंगे अथवा और दूसरी और चौथी पंक्तियों में समान वर्ण होंगे। इसलिए इसको आधा आधा भाग समान होने के कारण इसे क्या कहा गया? अर्ध समवृत्त कहा गया। इसी प्रकार अंतिम है हमारे पास विषम वृत्त। बच्चों, विषम वृत्त यानी कि हम नाम से समझ रहे हैं कि चारों ही चरणों में, चारों ही पादों में वर्णों की जो संख्या है या उनकी जो एकरूपता है वह कैसी होती है? असमान होती है। वर्ण जहाँ चारों ही चरणों में असमान हो वो छंद कौन सा कहलाता है? विषम वृत्त। इस प्रकार वर्णों की संख्या या वर्ण व्यवस्था के आधार पर 3 प्रकार के छंद अथवा वृत्त होते हैं। बच्चों, ये तो रही छंद की सामान्य जानकारी कि छंद किस प्रकार के होते हैं। इसके आगे हम ये देखते हैं कि छंदों का निर्धारण किस प्रकार से होता है और जिस प्रकार आपको किसी शब्द को पढ़ने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक है, इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि छंदों को जानने के लिए, ये छंदों में प्रवेश करने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि गुरु क्या है, लघु क्या है। उसके आधार पर हम छंदों का निर्धारण करते हैं और ज्ञात करते हैं कि यह कौन सा छंद है। देखो बच्चों, गुरु और ये है लघु, इनका संकेत होता है ये अप इस प्रकार से और ये लघु इस प्रकार से। अब गुरु किसे कहते हैं या गुरु कहाँ लगाया जाता है उसका हम पहले नियम देख लेते हैं कि गुरु कहाँ लगाया जाता है। ये देखिए, ये आपके किताब में एक श्लोक दे रखा है जो ये बताता है कि गुरु कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होता है। देखिए, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गिश्च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादान्तगोऽपि च। अर्थात जो अनुस्वार युक्त होता है, अनुस्वार से युक्त तात्पर्य जिसके ऊपर ये ऐसे बिंदी लगती है, ठीक है। दीर्घ यानी कि जो बड़ी मात्राएं होती है वे। विसर्ग युक्त जिसके विसर्ग लगता है, विसर्ग आप जानते हैं बच्चों, 2 बिंदियां। संयुक्त वर्ण से तात्पर्य जैसे क्ष है ना, त्र, ये सभी संयुक्त वर्ण होते हैं। अथवा जहाँ आधा अक्षर होता है ना, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं।
और अंतिम वर्ण, अर्थात किसी भी चरण का जो अंतिम वर्ण है, चरण, उस छंद की व्यवस्था बनाने के लिए हम उसे लघु या गुरु किसी भी रूप में मान सकते हैं। हमें गुरु की आवश्यकता हो तो हम लघु को भी गुरु कर सकते हैं, और लघु की आवश्यकता हो तो गुरु को भी हम लघु कर सकते हैं। और लघु में अवशिष्ट जो रह गए, अर्थात छोटी मात्राओं वाले जो भी वर्ण रह गए, वो क्या होंगे, लघु। लघु का जो चिन्ह है वो इस प्रकार है। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास छंदों के जब ज्ञान लेते हैं उस समय एक अन्य शब्दावली आती है, यति। यति से तात्पर्य होता है बच्चों विराम, अर्थात किसी भी छंद का गायन करते समय हमें कहाँ विराम लेना है, कहाँ हमें रुकना है, ये बताती है हमें यति। बच्चों गण व्यवस्था ये छंदों का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी के आधार पर हम छंद का निर्धारण कर पाते हैं।